जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में। आपका उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे पाकिस्तानी जो कमर चीमा है उन्होंने एक सवाल दागा और सीधा सीधा सुमित बीर जी से पूछा कि क्या जो S-400 की डील हो रही है वो इस यूक्रेन रशिया की लड़ाई से और रशिया पे लगे हुए सैंक्शनों की वजह से क्या वो डील प्रभावित होगी। तो सुमित बीर जी ने बहुत जबरदस्त जवाब देते हुए बताया है कि इसमें तो हमारा फायदा ही है, क्योंकि जब से सैंक्शन लगाए हो तो उसमें उसके बाद डॉलर का जो लेन देन प्रभावित हुआ है उससे हमारे रुपए की वैल्यू और बढ़ेगी, क्योंकि रशिया से हम जो ट्रेड कर रहे हैं वो अब सिर्फ रुपए में ही होगा। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी स्टूडेंटों और विश्व के जो जितने भी देशों के स्टूडेंट यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनको भी कैसे भारतीय झंडा लेके अपनी जान और बॉर्डर तक पहुंचने में मदद हो रही है भारतीय झंडे के साथ। ऐसा विश्लेषण सुमित बीर जी ने बहुत जबरदस्त तरीके से बताया। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों चाहता हूं, एनालिसिस चाहता हूं। सुनने में ये आ रहा है कि ये जो S-400 का मिसाइल सिस्टम आपको मिला या S-400 मिसाइल सिस्टम मिला, उसके बारे में चहमगोइयां शुरू हो गई हैं कि भारत जो है वो शायद प्रॉपर इस टेक्नोलॉजी को नहीं ले पाएगा इस सैंक्शंस के बाद। आप क्या समझते हैं, क्या इस तरह की कोई बात चल रही है? देखिए चीमा साहब, बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। शो पे बुलाने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। हाँ, एक ये जो सैंक्शंस लगी है, ये एक मसला तो थोड़ा बहुत खड़ा हुआ है। तो अगर आप हिस्ट्री देखें पिछले 15-20 साल से, जब रशिया पे सैंक्शंस लगी थी, कुछ टाइम इंडिया पे भी सैंक्शंस लगी थी, तो एक रुपी ट्रेडिंग का मैकेनिज्म दोनों कंट्रियों के बीच में चलता था और करीब $20 बिलियन का ट्रेड रुपी ट्रेडिंग से हो चुका था। दूसरी बात, अब इसमें विकल्प क्या निकलता है, इसमें ऑप्शन क्या निकलती है? देखिए, हमारे पास हर तरह का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। डॉलर पे सैंक्शन लगा, स्विफ्ट पे सैंक्शन लगा। कल आप अगर रशिया चाहे, मान लीजिए 20 बिलियन या 10 बिलियन की एक पेमेंट, बोले आप 5 बिलियन तो हमें रुपी में दे दो, 1 बिलियन सिंगापुर डॉलर में दे दो, 2 बिलियन आप हमें दिनार में दे दो और 1 बिलियन आप किसी और करेंसी में दे दो, कैनेडियन डॉलर में दे दो, किसी और करेंसी में दे दो। तो हमारे पास वो ऑप्शन है। तो वो जब रशियंस का भी एक स्टेटमेंट आया था, जब हम आपस में बैठ के मिल बैठेंगे तो सोल्यूशन निकलेगा। अब ऑल्टरनेट करेंसी डील होगी रशिया के साथ डील करने में, जिसमें मेजॉरिटी करेंसी इंडिया रुपी होगी। हाँ, पूरा बिजनेस इंडिया रुपी से नहीं चल सकता, क्योंकि उन्हें भी उसकी यूटिलिटी इतनी दिखनी चाहिए। अब हमें बोले दिनार में पैसे दे दो, दिनार में दे देंगे, सिंगापुर डॉलर में दे दो, जिस करेंसी में भी बोल देंगे हम दे सकते हैं, वो दिक्कत है नहीं। तो डॉलर को हटा के तो अमेरिका ने अपनी मतलब वाट लगाई है, हमें तो फर्क पड़ता नहीं, हम तो तब भी रशिया से डील करेंगे। अच्छा है, रुपी में ज्यादा बिजनेस हो, वो तो इंडिया के लिए अच्छा है। भाई $5 बिलियन देने से अगर 5 बिलियन रुपये दे दे उनको, वो तो हमारे लिए बहुत माकूल है, हमें तो कोई आपत्ति है नहीं। तो वी आर नॉट ट्राइंग टू मेक मिजरी आउट ऑफ मनी आउट ऑफ समबडीज मिजरी, बट ये एक प्रैक्टिकल सिचुएशन है। हम ये चाहते नहीं थे, बट अगर अमेरिकनों ने ऐसा कर दिया तो ठीक है जी, हम भी अपना रास्ता निकाल लेंगे। पहले भी निकाला, अब भी निकालेंगे। लेकिन अगर क्वाड के प्लेटफॉर्म से भारत के ऊपर किसी किस्म की कोई कदगन आती है तो फिर क्या करेंगे? देखिए, क्वाड का मैं आपको, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए चीमा साहब, क्वाड का एक ऑब्जेक्टिव है, एक मिशन है, हम उसके साथ क्वाड में जुड़े। अब इसका मतलब नहीं कि हम क्वाड में अमेरिका के साथ जुड़े, कल को अमेरिका कुछ भी कर ले हम तुम्हारे पीछे खड़े। भाई, हम उनकी पूछ तो है नहीं, ना ही साइड किक है, ना ही वो एक हिंदी में वर्ड यूज किया जाता, मैं यूज नहीं करना चाहता, नहीं वो है, लोग दर्शक समझ जाएंगे। तो हम भैया, हम आपने क्वाड बनाए विद अ पर्पस, वी आर विद यू फॉर दैट पर्पस। इफ यू गो फॉर एनी अदर एडवेंचर्स और मिसएडवेंचर्स और व्हाटएवर, इट इज नॉट मतलब नेसेसरी वी विल स्टैंड विद यू एवरीवेयर। भाई, हमने आपसे कोई निक्का थोड़ी ना पड़ा है कोई, राइट? एक पर्पस था जिसके लिए हम टीम है, और हमारी जो फॉरेन पॉलिसी हमेशा इंडिपेंडेंट रही है। वी अलाइन विद पीपल फॉर अ पर्टिकुलर कॉज। उस कॉज में हम आपके साथ है, कॉज में हम आपके साथ है। बट अगर आप ये यूक्रेन में या कहीं सीरिया में या कहीं मिडिल ईस्ट में कुछ करते, इसका मतलब नहीं कि हम ब्लैंकेटली आपके साथ है, चलो जी आप लोगों को मारो मरवा डालो हम आपके साथ है, ऐसा कुछ है नहीं। Our association is for a purpose and is limited to a purpose only. अच्छा, तो ये बताएं कि अभी डोमेस्टिक पॉलिटिकल क्या सिचुएशन है, जिसमें खासकर ये बहुत सारी तनकीद मोदी साहब के ऊपर हो रही है। वहां पे जो यूक्रेन में आपके इंडियंस फंस गए और कहा जा रहा है कि बहुत पहले भी बुलाया जा सकता था, और एक सेक्शन ऑफ द मीडिया तो ये भी ले रहा है मजे जनाब के मोदी जी के कहने पे रशिया ने 6 घंटे जो है वो जंग बंद कर दी और ये इंडिया ही है जो जंग बंद करवा सकता है। तो क्या मोदी जी ये क्या क्या कर रहे हैं?
यूरोप में जंग बंद करवा रहे हैं या कि ये सिर्फ वो जो सोशल मीडिया ट्रोल्स हैं वो करवा रहे हैं? देखिए चीमा साहब, एज यूजुअल आप सवाल तो बहुत बेहतरीन पूछते हैं, मैं तो आपको आई कॉम्प्लीमेंट यू फॉर दैट। देखिए 3 सवाल आपने पूछ डाले एक बार, पहले एक करके जवाब देता हूँ। पहली बात जो है, इंडियन एम्बेसी ने एडवाइजरी इशू की थी करीब 15 दिन पहले, आप यूक्रेन छोड़ दे। लोगों ने कहा यार अभी जंग वंग का मसला तो दिख नहीं रहा, ये पुतिन हमला करेगा नहीं। जो वेस्टर्न मीडिया एक गुब्बारा बना रहा था, पुतिन की औकात नहीं है, डरा रहा धमका रहा, जबकि सीआईए को पूरी तरह से पता था पुतिन हमला करेगा। अगर आप पुतिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, वो 5 को क्लियर कर चुका है, अगर ये नेटो वाला मसला हल लेके नहीं होगा मैं हमला करूंगा। और ये हम नहीं मान सकते कि सीआईए को ये पता नहीं था या यूरोपियन इंटेलिजेंस को पता नहीं था, नेटो को पता नहीं था, पर वो सट्टा लगाते। देखिए किसी की जान जा रही है, किसी की यहाँ लड़ाई हो रही है। अमेरिका अपनी जमीन पर तो चीमा साहब लड़ता नहीं है, तो इसका पहला रूल है। किसी की जमीन पर लड़ो तो कोलैटरल डैमेज तो उनका होना तो होते रहेगा। अब ए मरे, बी मरे, सी मरे, जो मरेगा उनका मरेगा, हमारा तो मरना नहीं है। इनका एक स्ट्रैटेजी है। तो इवैक्यूएशन हुआ नहीं, पर जब अब ये लड़ाई हकीकत में बदल गई, 3 दिन में 26 फ्लाइटें हमने ला रहे हैं 3 दिन में। आज सुबह से 5 आ गई, मैं नेशनल मीडिया पे था, 5 आ गई, 26 फ्लाइट आएगी 3 दिन में। C-30 जो हरक्यूलिस ग्लोब मास्टर जो सबसे बड़ा जहाज, उसको भी डिप्लॉय कर लिया। कमर्शियल एयर इंडिया, स्पाइस जेट और इंडियन एयरफोर्स तीनों सॉर्टी कर रहे हैं। और हमारे 4 मिनिस्टर ऑलरेडी जो नेबरिंग कंट्रीज है, 4 कैबिनेट मिनिस्टर वहां है और इवैक्यूएशन को देख रहे हैं। तो हमारा ये कहना और हमारी एश्योरिटी, जब तक हम लास्ट बंदे को नहीं निकालेंगे, सबको निकालेंगे। और इसमें एक चीज बोलूं आपको, हमारे जो लोग हैं वो इंडियन एक फ्लैग लेके आगे चलते, इसके पीछे पाकिस्तानी भी आ रहे भाई साहब, इसके पीछे टर्किश के लोग भी आ रहे। और हमने बोला जो नेबरिंग कंट्रीज का कोई फंसा है, लास्ट टाइम भी हमने इवैक्यूएट किया था, कोई फंसा था, हम उसको भी इवैक्यूएट करने को तैयार है। हमें कोई आपत्ति नहीं, कर रहे हैं, इवैक्यूएट कर रहे हैं जो भी हमारे साथ आना चाहे। लास्ट टाइम भी जो 2-3 ऑपरेशन हुए, हमने पाकिस्तानियों को, नेबरिंग बांग्लादेश का, श्रीलंका का, कहीं का फंसा, उसको भी हमने इवैक्यूएट किया। देखिए ये ह्यूमैनिटेरियन इशू है, इसमें पॉलिटिक्स घुसाने की भी जरूरत नहीं है। ह्यूमैनिटेरियन इशू, इवैक्यूएशन इज अ ह्यूमैनिटेरियन इशू एंड वी विल नॉट स्टॉप टिल द टाइम वी डोंट इवैक्यूएट इवन द लास्ट पर्सन। ये हमारा रिजॉल्व है। कल आपने कहा जंग बंद करने की बात, कल जो रशिया का शहर है, नाम मुझे याद नहीं रहा, रशिया नेम है, उस पे इंडिया ने, कल पुतिन साहब से बात हुई थी, कल परसों मोदी जी की, तो हाँ उन्होंने बोला भाई 6 घंटे का समय है, जो आपको इवैक्यूएशन करना कर लीजिए। हो सकता है रशिया को कोई मिलिट्री असॉल्ट की वो, क्योंकि एक बच्चा हमारा ऑलरेडी मारा गया और एक बेचारा तो इलनेस में मारा गया, 2 कैजुअलिटीज हुई हमारी भी। तो उन्होंने कहा भाई 6 घंटे का टाइम आप इवैक्यूएट कर लीजिए। तो मोदी जी के कहने पे उन्होंने, इंडियन एम्बेसी ने कल एक एडवाइजरी निकाली, यू लीव दिस कारगिल इमीडिएटली। कि अगर उन्होंने बोला भाई रेल मिलती है यहाँ जाओ, ट्रेन मिलती है यहाँ जाओ, पैदल अगर कुछ नहीं मिल रहा तो पैदल, ये 12 किलोमीटर दूर है, 13 किलोमीटर दूर शहर है, आप यहाँ जाओ। तो 6 घंटे का एक विंडो दिया रशिया ने। और एक बार बात बताऊं आपको चीना साहब, रशिया ने ये भी बोला कि अगर आपके लोग जहां कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा वो रशियन बॉर्डर की तरफ आएंगे, तो रशियंस इंडियंस को और इंडियन फ्लैग बेयरर्स को सेफ एक्सेस देंगे, आप उनको रशिया से निकाल लीजिए। अगर आप पोलैंड, इधर आसपास के कंट्री से, स्लोवाकिया वगैरह से नहीं निकाल पा रहे, जो वेस्टर्न साइड ऑफ यूक्रेन है, अगर हम उनको रशिया का एक्सेस देंगे वो आ जाए। और कारकीव में 6 घंटे का हमें विंडो दिया स्पेशली फॉर इवैक्यूएशन। क्यों? देखिए 10-11 किलोमीटर कोई 6 घंटे में पैदल तो आराम से पहुंच सकते, कोई लंबी दूरी है नहीं। We have bargained this time from Russians using our pledge and relations with them कि भाई हमें 6 घंटे का टाइम दीजिए ताकि हम लोगों को निकाल पाए। बाकी युद्ध रोकने की बात है, चीमा साहब एक चीज मैं क्लियर बोल दूं आपको, मैं अपने नेशनल टीवी पे भी बोल रहा हूँ, बहुत से लोगों को अच्छा नहीं लग रही मेरी बात। मैंने कहा भाई अभी मसला है लड़ाई रोकना, अभी मसला है लोग ना मरे, ना इधर के ना उधर के। और किसी का भी एक का साइड लेता, अब रशिया का साइड लेता, अब यूक्रेन का साइड लेता, लोग मरेंगे। मतलब किसी एक का साइड लेने का मतलब आप लोगों को मरवा रहे हो, क्योंकि भाई चल तू चढ़ जा बेटा, वो हमारे कहावत है हिंदी में, चढ़ जा बेटा सूली पे राम भला करेंगे। तो वो वाली स्टेटमेंट नहीं करनी। अभी है कि जंग रुके, इधर साइड हो इधर साइड हो, ये हम बात करें। आज देखिए, आज क्या, मैं आपको एक बड़ी अजीब सी घटना बोलूंगा। एक इंडियन ओशन में एक कंट्री, आपने सुना होगा नाम, ऑस्ट्रेलिया करके, छोटी सी कंट्री है, इतनी सी पॉपुलेशन है, इतना सा जीडीपी है। वो कह रहे भाई साहब हम जी यूक्रेन को हथियार भेज रहे। अब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना तो सुना था, ये तो मतलब ये कौन सा दीवाना, तुम्हें क्या मतलब यार, तुम जजीरो इंडियन ओशन में तुम यूरोप की लड़ाई में हथियार भेज रहे हो, भाई कहां से भेजोगे? पोर्ट ब्लॉकेड है, ब्लैक सी पर रशिया का कब्जा हो गया, ठीक है जी, पोर्ट उन्होंने बंद कर दिए, एयर स्पेस बंद है। तो भाई जब तेरे यहाँ से हथियार चलेंगे तो पहुंचेंगे तब किसको पहुंचेंगे, मिलेंगे किसको, उनको चलाएगा कौन? आजकल की परिकल्पना यह है चीमा साहब, हर कोई आग में घी डालने का काम कर रहा है, क्योंकि देखो लड़ाई मेरे घर में तो है नहीं। एक जो अभी रेस्पॉन्सिबल पावर्स है उनको ये करना चाहिए, दे शुड काइंड टू स्टॉप दिस वॉर एट एनी कॉस्ट। पहले लड़ाई रोको, मरना मारना रोको, उसके बाद जो मसले होते रहेंगे।
जब तक मरना मारना चल रहा है, देखिए मसले तो सेटल होते नहीं। हकीकत ये आज भी लोग मर रहे हैं, इसको रोकना पड़ेगा। इसीलिए इंडिया ने किसी का साइड नहीं लिया। साइड लेने का मतलब है आग में घी डालना, एडिंग फ्यूअल टू द फायर। वी आर नॉट डूइंग दैट कॉन्शियसली। अच्छा समझ एक बात बताइए, पाकिस्तान में तो एंटी अमेरिकनिज्म बहुत ज्यादा है, अमेरिका ने पाकिस्तान को ताल्लुकात बिगड़े अच्छे हुए, मुझे ऐसे लग रहा है इंडिया के अंदर भी एंटी अमेरिकनिज्म बहुत ज्यादा है। जैसे कि बहुत सारे मैं एनालिसिस देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ लोगों को, कई लोग तो चलो जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो अपनी पोजीशन रखते हैं, लेकिन जनरल पब्लिक में जो अमेरिका का एक हेजमोनिक असर रसूख है, रोल है, डिजाइन है, उसको क्या इंडियन अवाम जो है वो कंटेस्ट करती है कि नहीं भाई ये जो अमेरिका कर रहा है ये सही नहीं, और इसकी वजह से कोई अमेरिका के बारे में नफरत या बैड सेंटिमेंट्स पाए जाते हैं इंडियन मुआशरे में? देखिए चीमा साहब, इंडिया में एक विचित्र सिचुएशन है, विचित्र, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट एंड डिफरेंट सिचुएशन। यहाँ क्या है कि हमें पता है अमेरिका इज अ कंट्री ऑफ ट्रेडर्स, ये व्यापारियों का देश है। आज के डेट में अगर मैं आपको एक लाइन में समझिए, व्यापारियों का देश है, उनके लिए बिजनेस नंबर 1 है। आज वो अमेरिका ऐसा देश है, देखिए हमें उनकी असलियत पता, हमें उनकी सब हिस्ट्री ज्योग्राफी पता है। रशिया हमारे साथ पिछले 70 साल से हमेशा खड़ा रहा है। ये जो चाइना में गलवान का इंसिडेंट हुआ तब भी खड़ा रहा, तब भी वेपन दिए। पुतिन साहब पे बहुत प्रेशर था, इंडिया आके वो 10 साल की एमसी और सप्लाईज का कॉन्ट्रैक्ट साइन न करे, वो तब भी आए, चुपचाप आए, 6 घंटे में साइन करके निकल गए। हम वो चीजें कभी नहीं भूलते। अब रही अमेरिका की बात, ये कंट्री ऑफ ट्रेडर्स है। आज आप बैतुल्ला, आज आप देते हो जी गुलबुद्दीन हकमतयार को हथियार, कल देते हो तालिबानियों को हथियार, परसों देते हो पाकिस्तानियों को हथियार, फिर कहते हो ये गुड तालिबान है, ये बैड तालिबान है। गुड तालिबान को से हम बात करेंगे, बैड तालिबान को तुम मारो। मतलब ये जो आपने सीरिया का सीरिया बना दिया। आपको पता सीरिया में हुआ कि आप कह रहे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, ईरान और इराक में वहां तो कुछ मिला नहीं, सद्दाम हुसैन को आपने मार डाला और वहां आईसिस का पनप दिया। आईसिस पनपी तो वहीं से है। अगर आप अफ्रीका में देखें, आप मिडिल ईस्ट में देखें, कितने आपने फ्लैश पॉइंट्स बनाए। पिछले 70 सालों में हमने 33 जगह वर्ल्ड में इंटरफेयर किया, 33 टाइम्स यू हैव इंटरफेयर्ड इन द वर्ल्ड एंड डिस्टर्ब्ड द जियोपॉलिटिक्स। और फिर क्या करते हो आप, अपना निकल जाते हो, जो वहां के लोग हैं वो भुगतते रहे। इंडिया में ये चीज बिल्कुल क्लियर आती है, जब सीईओ बनने की बारी है हम अमेरिकन कंपनी के सीईओ बनते, पर जब वेपन खरीदने की बारी है हम रशियन से भी खरीदते, इजराइल से भी खरीदते, फलस्तीनी से भी खरीदते हैं और टर्की से भी खरीदते हैं। क्योंकि हमें पता भाई अब इनका ये जो वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे थे, लाइट फाइटिंग जो मूड्स की लड़ाई है, वर्चस्व की लड़ाई, ये वो लड़ रहे हैं आज के डेट में। अभी हालत ये है कि अब मरे यूक्रेन या मरे रशियन, अमेरिका क्या कह जाता है, बयान ही तो देना है। ब्रेव पीपल ऑफ यूक्रेन, ब्रेव पीपल ऑफ अफगानिस्तान, ब्रेव पीपल ऑफ यमन, ब्रेव पीपल ऑफ सीरिया, मरेगा तो ग्राउंड पे वही। और हकीकत ये चीज मैं डायरेक्ट बोलता हूँ, बहुत से लोगों को ये भी अच्छा नहीं लगता। अमेरिका एक ऐसी कंट्री जहाँ 10 बॉडी बैग आ जाए तो प्रेसिडेंट की रेटिंग देती है, प्रेसिडेंट की अप्रूवल रेटिंग देती है 10 बॉडी बैग आने पे। और आप दुनिया पे अपना वर्चस्व जमाना चाहते हो, दुनिया पे आप काबिज रहना चाहते हो, दुनिया पे अपना सिक्का चलाना चाहते हो, बट यू वांट टू फाइट अ वॉर इन विच नो अमेरिकन शुड डाई। ये भी एक नई विडंबना आई है। ये निक्सन वाला अमेरिका नहीं है, दूसरा अमेरिका, बाइडेन वाला। और एक मैं आपको चीज बताऊं, जब इनके डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन के बीच 1% का वोट शेयर का डिवीजन है। अब जो बाइडेन साहब का जो अफगानिस्तान में हाल हो, वो तो आपने देख ही लिया। अफगानिस्तान में क्या किया, लिटरली रन अवे, और लास्ट में जाते 12-13 लोग भी मरवाए थे, हथियार भी छोड़ दिए, ये भी करते, सबको पता। अब अफगानिस्तान के बाद इनकी पोजीशन बड़ी खराब है जी वर्ल्ड में, अमेरिका में भी खराब है, अप्रूवल रेटिंग नीचे। इन्होंने सोचा यार ये थोड़ा यूक्रेन को चढ़ा दिया जाए, इसको थोड़ा पंप कर दिया जाए तो थोड़ी इमेज सुधरेगी, मैं भी दिखूंगा। ट्रम्प की जो मैस्कुलाइन इमेज थी तो शायद मेरी भी इमेज बनी। अब पंपिंग इतनी कर दी कि अब बैकफायर कर रहा है। आज की स्थिति ये है सीमा साहब, आपने दुनिया को परमाणु युद्ध, न्यूक्लियर वॉर के कटघरे में खड़ा कर दिया। पहले बताइए 30 साल में कब एक सुपर पावर का डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है वर्ल्ड इज ऑन द थ्रेट ऑफ अ न्यूक्लियर वॉर? ये 30 साल में कभी स्टेटमेंट नहीं आई है। और रशिया को अंडर एस्टिमेट करना सबसे बड़ी बेवकूफी। दे माइट नॉट बी इकोनॉमिक सुपर पावर, वो मिलिट्री सुपर पावर है और आखिरी दिन तक रहेंगे। यू कैन नॉट फाइट एंड विन विद रशिया, वो सबको पता। अब आपने क्या कर दिया, जैसे शेर के पिंजरे में बकरी को डालते ना शेर को फंसाने के लिए, तो आपने बकरी ढूंढ ली, बकरी डाल दी। और यूएस क्या करेगा? और मैं एक और चीज आपको बताऊंगा, हमारे टीवी पे जी बड़ा डिस्कशन हो रहा है चीमा साहब, नेटो चैप्टर 5 ये वो। मैंने कहा अच्छा न्यूक्लियर नेटो, मैं कहा पहली बार नेटो के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, ठीक है जी। दूसरी के पास नेटो के पास न्यूक्लियर कमांड भी नहीं है। मैं कहा तीसरी बात, अगर भगवान न करे, ईश्वर न करे, ऐसी परिस्थिति आती है तो अगर आप कंट्री 11 न्यूक्लियर कंट्रीज है, आप देखिए कौन न्यूक्लियर वेपन देगा? यूके देगा, फ्रांस देगा, जर्मनी देगा, यूएसए देगा न्यूक्लियर का। तो ये इन 4 को दिन नेटो के पास तो है नहीं, कोई मंडी में तो बिकते नहीं, ठीक है जी। अब इनमें से जो देगा रिटेलिएशन उस पर आएगा। अब आप मान लीजिए अगर छोटा मोटा हमला पोलैंड या हंगरी पे हो रहा है, आपको लगता है यूएस तब भी ग्राउंड में उतरेगा? नहीं उतरेगा। वो बोलेगा
यूएस विल फाइट थ्रू इट्स एलाइज। एलाइज कौन होगा? एक और गुलबदीन हिकमत